बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के इस ऑडियो लॉग में हम बहुत सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले पंजाब असेंबली वाला डिबेकल जो कि पीडीएम के लिए और इस्टेब्लिशमेंट के लिए बहुत बड़ा डिबेकल है। इस्टेब्लिशमेंट को पाकिस्तान की तारीख में कभी इतना बड़ा जूता नहीं पड़ा जो पंजाब असेंबली में पड़ा है। पहले भी पड़ चुका है एक जूता इस्टेब्लिशमेंट को, वो बेनजीर के टाइम के ऊपर था, लेकिन वहां पर इलीट वर्सेस इलीट था। एक तरफ नवाज शरीफ था, दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी थी और आसिफ जरदारी ने खरीदो फरोख्त करके सारे के सारे एमएनए जमा करके वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लिया था बेनजीर के हवाले से। वो एक अलग मामला था। वो वाला जूता अलग था, ये वाला जूता अलग से इस्टेब्लिशमेंट को पड़ा है। उस टाइम पर भी आईएसआई नवाज शरीफ के साथ थी, इस टाइम पर भी आईएसआई नवाज शरीफ और पीडीएम के टोले के साथ थी। लेकिन इस टाइम पर बात यह है कि एक और नई जमात है और उस टाइम पर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान फटा चल रहा था। बहरहाल यहाँ पर पीटीआई जैसी नई जमातें और पीडीएम जैसी 14 जमातें, इस्टेब्लिशमेंट वगैरह सारे के सारे उनके साथ मिले हुए हैं। सो ये एक सिनेरियो चेंज है। इस मामले को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। दूसरी चीज ये है कि इस्टेब्लिशमेंट क्या सोच रही है, जनरल आसिम मुनीर क्या सोच रहे हैं, ये सारी की सारी चीजें हमने इस ऑडियो लॉग के अंदर डिस्कस करनी है। अब थोड़ी सी मैं माफी मांगता हूं आप लोगों से, क्योंकि मैं बहुत दिनों से बहुत सारे कामों में बिजी था। मैं अपना फुल अटेंशन वगैरह यूट्यूब को नहीं दे रहा था और मैं अनफॉर्चुनेटली एक दो हफ्ते के लिए और भी ज्यादा अटेंशन दे नहीं पाऊंगा। वजह यह है कि मैं बहुत सारे कामों में बिजी हूँ, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि मैं एक दो दिन के अंदर एक एक व्लॉग करके या ऑडियो लॉग करके ही बनाकर अपलोड करूंगा। उसमें 3-4 दिनों की डेवलपमेंट वगैरह समराइज करके अपलोड करूंगा, क्योंकि टाइम की थोड़ी सी मुश्किलात है। तो मेहरबानी करके थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। अब आइए सारे के सारी चीजों को डिस्कस करते हैं वन बाय वन करके। मैंने पहले ही कहा था कि आपको ऑपरेशन रिजीम चेंज को कंप्लीटली अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि ऑपरेशन रिजीम चेंज कहां से इनिशिएट हुआ है। उसके बाद आपको ये पंजाब असेंबली की डेवलपमेंट, आपको मुस्लिम लीग नून का डिबेकल, ये सारी की सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। असल में जो ऑपरेशन रिजीम चेंज इनिशिएट हुआ था वो माइनॉरिटी क्लब ने इनिशिएट किया था। माइनॉरिटी क्लब में किसे कहता हूँ, आपकी कादियानी कम्युनिटी, वो कम्युनिटी जो पाकिस्तान के अंदर रहती है, जो आपकी अशराफिया का हिस्सा होते हैं, जो अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात में रहती हैं, जो पीपल्स पार्टी के साथ अच्छे ताल्लुकात में रहती हैं, ये वो माइनॉरिटी कम्युनिटीज होती हैं। इन लोगों ने फौज के साथ मिलकर ये सारा का सारा ऑपरेशन रिजीम चेंज प्लान किया था। अब मकसद क्या था? मकसद ये था कि बिलावल को वजीर आजम बनाना है वन वे और दी अदर, और प्रेसिडेंट बनेगा आपका जनरल कमर जावेद बाजवा। अब इसमें जो सारे प्लेयर सपोर्ट कर रहे थे बिलावल को, वो थोड़े से पॉइंट आउट करना जरूरी है। आपकी आईएसआई का तमाम तर इंटरनल विंग बिलावल को सपोर्ट कर रहा था। इसमें वो जो रिटायर ससुर है जनरल बाजवा का, जनरल एजाज अमजद, वो भी सपोर्ट कर रहा था। वजह यह थी कि ये कादियानी लोग बिलीव करते हैं कि पीपल्स पार्टी के टाइम के ऊपर इनको ज्यादा फ्रीडम मिलेगी, इनको ज्यादा एक्सेस मिलेगा। पीपल्स पार्टी हाइपर लिबरल जमात है, एक तरह की लिबरल फैशिस्ट जमात है जो अमेरिका के मुताबिक चलेगी और पाकिस्तान के अंदर एक लिबरल आइडियोलॉजी को एक अलग ही लेवल के ऊपर लेकर जाएगी, जिसमें ये कादियानी खुलकर ऑपरेट कर सकेंगे पाकिस्तान के अंदर। ये वो लिबर्टी है जो नवाज शरीफ ने भी इन कादियानी कम्युनिटी को प्रोमिस की हुई है, लेकिन पीटीआई के ऊपर एक डोमेस्टिक प्रेशर भी है, एक पब्लिक प्रेशर भी है, जिसकी वजह से पीटीआई वो तमाम तर राइट्स इनको नहीं दे पा रही है। दूसरी चीज ये है कि जब इमरान खान ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की बात करता है, होली प्रॉफिट हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करता है, तो इनको तो वैसे ही आग लग जाती है। सो ये वो चीजें हैं जो ये लोग डाइजेस्ट नहीं कर सकते। तीसरा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इनका ये था कि पीपल्स पार्टी को किसी ना किसी तरह से रिवाइव करना है। ये अमेरिकन एस्टेब्लिश्ड गोल भी है कि पीपल्स पार्टी को पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर सेंटर स्टेज के ऊपर लाना है। सो ये सारी की सारी प्लानिंग जनरल कमर जावेद बाजवा ने शुरुआत से लेकर पीपल्स पार्टी के साथ कंसल्टेशन में मिलकर ये सारी की सारी की। पहले उन्होंने नवाज शरीफ को फारिग किया, उसके बाद इमरान खान आ गया। इमरान खान और पीपल्स पार्टी के दरमियान गैप बिल्ड करने की कोशिश की, जो कि जनरल बाजवा ने बड़ा जोर शोर से करने की कोशिश की। अमेरिकन लेड नैरेटिव को पूरे पाकिस्तान के अंदर प्रमोट करने की कोशिश की। कश्मीर का इशू भी अमेरिका के उसूलों के मुताबिक हल करने की कोशिश की। चाइना को पाकिस्तान से बाहर निकालने की कोशिश की। सो ये सारा का सारा प्रोपेगेंडा जो भी किया वो जनरल कमर जावेद बाजवा यानी एक कादियानी क्लब ने पाकिस्तान के अंदर किया। और मैं बार बार बताता आ रहा हूं, जब भी माइनॉरिटी को मेजोरिटी के ऊपर इंपोज किया जाता है तो कॉन्फ्लिक्ट होती है, क्योंकि मेजोरिटी डाइजेस्ट ही नहीं कर सकती कि ये माइनॉरिटी हमारे ऊपर कैसे हुकूमत करती है। मेजोरिटी के कल्चरल व्यूज, मेजोरिटी के पॉलिटिकल व्यूज, मेजोरिटी के ओपिनियन ग्लोबल अफेयर्स के हवाले से डिफरेंट होते हैं, माइनॉरिटी के डिफरेंट होते हैं। माइनॉरिटी जब अपने व्यूज थोपने की कोशिश करती है मेजोरिटी के ऊपर तो कॉन्फ्लिक्ट होता है। इसी कॉन्फ्लिक्ट को हल करने के लिए पावर स्ट्रगल होती है। पावर स्ट्रगल के लिए ये माइनॉरिटीज हमेशा सुपर पावर्स के साथ अलायंस बना के रखती हैं। ये थ्रू आउट द वर्ल्ड हिस्ट्री होता हुआ आ रहा है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैं आपको बता देता हूँ। गोरे जब बरे सगीर में आए थे तो बरे सगीर के जो बादशाह होते थे, जो कमजोर होते थे, वो अपने जो दूसरे बादशाह होते थे उनसे लड़ नहीं सकते थे। फिर वो क्या करते थे, वो गोरों के पास जाते थे और उनसे मदद लेते थे। फिर वो गोरों की मदद से जाकर अपने बादशाहों को हरा देते थे। तो यहाँ पर भी ये जो माइनॉरिटी है, एक माइनॉरिटी कुर्द माइनॉरिटी है जो कि मिडिल ईस्ट में बैठी हुई है, एक माइनॉरिटी यहाँ पर बैठी हुई है जिसको हम कादियानी क्लब या हमारे इलीट के लिबरल लोग बैठे हुए हैं। सो ये भी अपनी सारी की सारी डिपेंडेंसी अमेरिका के ऊपर रखते हैं और वहां से अपनी पॉलिटिकल पावर वगैरह ड्राइव करते हैं। अगर आप इनके ऊपर मैसिव क्रैकडाउन वगैरह
वगैरह करेंगे तो इन लिबरल लोगों को यानी अमेरिका को, वेस्ट के टोले को बड़ी आग लग जाएगी। इससे यह भी पता चलता है कि किसके पॉलिटिकल सपोर्टर्स कौन कौन है। इसके अलावा एक और बात है कि नवाज शरीफ को कौन सपोर्ट कर रहा है। नवाज शरीफ को इंडियन लॉबी सपोर्ट कर रही है। तो यहाँ पर आप देखें पीपल्स पार्टी के साथ अमेरिकन लॉबी और फौज के अंदर एक अच्छा खासा दड़ा कादियानियों का टोला। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो कादियानियों का एक टोला नवाज शरीफ को सपोर्ट करता था, लेकिन कादियानियों के लिए नून लीग के अंदर भी थोड़ी बहुत नफरत पाई जाती है। अपर लेवल के ऊपर नहीं, लोकल लेवल के ऊपर, लोकल पंजाबी लेवल के ऊपर वो नफरत पाई जाती है। इसीलिए कादियानियों ने सोच लिया कि हमारे सारे के सारे इंटरेस्ट अमेरिका के साथ है और अमेरिका के इंटरेस्ट पीपल्स पार्टी के साथ है। और मिलिट्री लीडरशिप के अंदर बहुत ज्यादा कादियानी प्रमोट हो चुके हैं, तो उन सब ने भी जाकर पीपल्स पार्टी को प्रमोट करना शुरू कर दिया। इसीलिए आप देखेंगे कि सिर्फ नवाज शरीफ को जो टोला सपोर्ट करा है वो सिर्फ एक ही टोला है, वो है इंडियन लॉबी। और इंडियन लॉबी इसीलिए नवाज शरीफ को सपोर्ट कर रही है क्योंकि इंडियन लॉबी ये समझती है कि नवाज शरीफ ढक्कन है। फ्रेंकली स्पीकिंग, इंडियन लॉबी नवाज शरीफ को ढक्कन समझती है। वो ये समझती है कि अगर नवाज शरीफ पाकिस्तान के अंदर पावर में आ गया तो कश्मीर भी हम इससे ले लेंगे, हम इससे जो चाहे वो ले लेंगे, पाकिस्तान आर्मी को भी दबा देंगे। पाकिस्तान के अंदर नवाज शरीफ को हम ऐसे ही बना के रखेंगे जैसे हमने शेख हसीना को बांग्लादेश के अंदर बना के रखा हुआ है, एक पपेट रूलर। वहां पर कोई डेमोक्रेसी वगैरह नहीं है। ये लोग जो भी कहते हैं ना कि बांग्लादेश की इकोनॉमी ये हो गई वो हो गई, इनको इकोनॉमी का एबीसी भी नहीं पता है। बांग्लादेश की इकोनॉमी क्या $1 ट्रिलियन क्रॉस कर गई है क्या? इकोनॉमी तो वो काउंट की जाती है जो $1 ट्रिलियन क्रॉस कर चुकी है। 1 ट्रिलियन से नीचे वो सारी की सारी इकोनॉमी ही नहीं होती, फ्रेंकली स्पीकिंग। तो ये जो लोग कहते हैं ना बांग्लादेश ने ये कर दिया वो कर दिया, हमसे आगे निकल गए लेकिन $1 ट्रिलियन का मार्क क्रॉस नहीं किया। वहां पर भी रज के करप्शन हो रही है, वहां पर भी एक तरह की पॉलिटिकल डिस्टेबलाइजेशन है, वहां पर भी एक ऑटोक्रेटिक सिस्टम वहां पर चल रहा है, एक तरह की डिक्टेटरशिप है शेख हसीना की बांग्लादेश के अंदर। वो एक ऐसा पॉलिटिकल मॉडल नहीं है जिसे हमें फॉलो करना चाहिए। सो ये जो लोग बांग्लादेश का हवाला देकर हमें बताते हैं ना, ये बेवकूफ लोग हैं, ये आपको बेवकूफ बनाते हैं। फ्रेंकली स्पीकिंग, पाकिस्तानी लिबरल कम्युनिटी, कादियानी कम्युनिटी या प्रो वेस्ट कम्युनिटी ने पाकिस्तानियों के साथ एक बड़ी इंटेलेक्चुअल वार खेली है। वो वार ये है, ये लोग हमें बार बार है ना ज़हनी गुलाम बनाने की कोशिश करते हैं। ये इतने आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट एग्जाम्पल कोट करते हैं कि ये देखो ये यहाँ पर ये हो गया, वो कर दिया, ये देखो यहाँ पर दुनिया यहाँ पर पहुंच गई, तुम तो जाहिल निकम्मे रह गए। ये सब कुछ हमें बस है ना डिग्रेड करने के हवाले से बताते हैं कि तुम लोग नीच हो, ये हो, वो हो, बुरे हो, और हम लोग हैं अच्छे पढ़े लिखे हार्वर्ड के एजुकेटेड लोग हैं, हम आपको सारी की सारी चीजें बताएंगे। तुम्हें तो इकोनॉमी का भी नहीं पता, तुम्हें जियो पॉलिटिक्स का नहीं पता, तुम्हें जियो इकोनॉमी का नहीं पता, हम आपको पूरी दुनिया से रोशन करवाते। ये कुछ भी नहीं होते। ये जो हुसैन हक्कानी टाइप लोग होते हैं, ये जो आपके प्रो वेस्ट के लिबरल लोग आते हैं पाकिस्तान के अंदर इंटेलेक्चुअल फिलोसफी झाड़ते हैं, ये टट्टू होते हैं, ये पॉलिटिकल पिम्प्स होते हैं, इनकी कोई हैसियत नहीं होती है। और इनकी असलियत मैं आपको बता देता हूँ, जिस दिन पाकिस्तान का नेशनल पावर बढ़ना शुरू हो गया ना, ये टट्टपुंजी ये नजर भी नहीं आएंगे आपको। असल मसला हमारा ये है कि हमारा नेशनल पावर कम है। जैसे हमारा नेशनल पावर बढ़ना शुरू हो गया, टीटीपी जैसी छोटी मोटी जमातें भी साफ हो जाएंगी, बीएलए जैसी जमातें भी साफ हो जाएंगी, इंडिया भी सीधा हो जाएगा, कश्मीर के ऊपर आपका स्टेंस भी मजबूत हो जाएगा। ये टट्टपुंजी जैसे जो लोग हैं, हुसैन हक्कानी जैसे ये लोग आपको नजर भी नहीं आएंगे, बिलावल जैसे लोग नजर नहीं आएंगे, मुस्लिम लीग नून जैसी जमातें नजर नहीं आएंगी, एमक्यूएम का अल्ताफ हुसैन, एमक्यूएम का टोला आपको नजर नहीं आएगा, ये फौजी जो है सारे के सारे करप्ट हो, कादियानी क्लब वगैरह ये नजर नहीं आएंगे। क्योंकि दुनिया देखेगी कि पाकिस्तान का नेशनल पावर इतना बड़ा है, पाकिस्तान की ज्योग्राफिकल लोकेशन इतनी इंपॉर्टेंट है। अगर हमने पाकिस्तान की एस्टेब्लिश्ड गवर्नमेंट को अंडरमाइन करने की कोशिश की तो हम अपने पॉलिटिकल एम्बिशंस जो इस रीजन में वो फुलफिल नहीं कर सकते। सो वो पाकिस्तान को इज्जत देना शुरू करेंगे, वो पाकिस्तान के साथ बराबरी की लेवल के ऊपर बातचीत करना शुरू करेंगे, फिर वो पाकिस्तान के अंदर इस तरह की साजिशें अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि हमारा नेशनल पावर बड़ा होगा, फिर वो हमसे बराबरी की बुनियाद के ऊपर बातें करेंगे। लेकिन जब आपका नेशनल पावर नहीं बढ़ता, आप एक डिसफंक्शनल स्टेट रहते हो, डिसऑर्गेनाइज्ड स्टेट रहते हो, तब क्या होता है कि ये दुनिया अपना एजेंडा आपके ऊपर इम्पोज करती है। फिर बिलावल जैसे टट्टपुंजिये हो गए, हुसैन हक्कानी जैसे टट्टपुंजिये हो गए, प्रो वेस्ट लिबरल सारे के सारे इंटेलेक्चुअल हो गए, ये टट्टपुंजिये हो गए, ये आपको डाउनग्रेड करते रहते हैं, आपको कमजोर करते रहते हैं और कोई भी ऐसी स्ट्रेटेजी बनाकर आपको नहीं देते जिसमें आपका नेशनल पावर बढ़े, आप इंडिपेंडेंट एक आजाद सोवरेन की तौर के ऊपर उभरे दुनिया के ऊपर, बल्कि ये आपको डिपेंडेंट करते हैं। कभी आपको अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट करते हैं, कभी आपको आर्मी के ऊपर डिपेंडेंट करते हैं, कभी आपको इंडिया के ऊपर डिपेंडेंट करते हैं। तो ये एक तरह की डिपेंडेंसी सिंड्रोम पाकिस्तान के अंदर फैला के रखते हैं। इसीलिए बार बार मैं यही कहता हूं कि आपको अपने नेशनल पावर के ऊपर काम करने की जरूरत है। जिस दिन आपका नेशनल पावर बढ़ गया, पूरी दुनिया सीधी हो जाएगी आपके सामने। इसका मैं एक एग्जांपल देता हूं। चाइना के साथ इस वक्त अमेरिका क्यों ओपन हॉस्टिलिटी में नहीं जा रहा? क्योंकि उसको पता है कि अगर ओपन हॉस्टिलिटी हुई, एक खुली जंग हुई, तो उसकी कैलकुलेशन रिवर्स भी हो सकती है। मतलब जंग अमेरिका के फेवर में भी जा सकती है, अमेरिका के अगेंस्ट में भी जा सकती है। इससे यह होगा कि प्रिडिक्टेबिलिटी नहीं होगी पॉलिसीज की। जंग एक ऐसी चीज होती है जिसमें प्रिडिक्शन करना बड़ा मुश्किल होता है। जब प्रिडिक्शन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तब मामला आपके अगेंस्ट में भी जा सकते हैं, और जब आपके अगेंस्ट में चले गए तो जंग पूरे के पूरे पॉलिटिकल लैंडस्केप को रीशेप कर देती है। जंगों के नतीजे
होते, बड़े फॉर रीचिंग होते, बड़े लॉन्ग टर्म पॉलिटिकल इंप्लीकेशंस होती है जंग की, जिसकी वजह से अमेरिका कभी भी ओपन कन्फ्रंटेशन में नहीं जाएगा, क्योंकि अमेरिका को प्रेडिक्शन ही नहीं है कि जंग का नतीजा उसकी फेवर में आएगा या अगेंस्ट में आएगा। सो ये प्रेडिक्शन अमेरिका को क्यों नहीं है? अमेरिका को ये प्रेडिक्शन इसलिए नहीं है क्योंकि अमेरिका को पता है कि चाइना भी एक नेशनल पावर है, चाइना के पास एक अच्छी खासी ताकत है। सो इस वजह से अमेरिका ओपन कन्फ्रंटेशन से अवॉइड करता है, फिर यहां वहां से प्रॉक्सी वॉक्सी करने की कोशिश करता है, लेकिन ओपन कन्फ्रंटेशन में नहीं जाता। इससे पता चलता है कि पावर की किस तरह से दुनिया रेस्पेक्ट करती है। इसी तरह से आप देख लीजिए, रशिया वाली जंग देख लीजिए और यूक्रेन वाली जंग देख लीजिए। पहले लग रहा था यूक्रेन जीत रहा है, फिर अब लग रहा है कि रशिया जीत रहा है, क्योंकि प्रिडिक्टेबिलिटी नहीं है। जंग के अंदर कभी प्रिडिक्टेबिलिटी नहीं होती। जंग का एक दिन आपके फेवर में होगा तो दूसरा दिन आपके अगेंस्ट में होगा, जिस वजह से पॉलिसी मेकर्स को बड़ी तकलीफ होती है पॉलिसी बनाने के लिए। और सबसे बड़ा मसला यह होता है कि जंग के पॉलिटिकल इंप्लीकेशंस बड़े लॉन्ग टर्म होते हैं। इसी वजह से जंगों को अवॉइड किया जाता है ताकि पॉलिसी मेकर्स के पास एक प्रिडिक्टेबिलिटी एलिमेंट हो, वो चीजों को प्रिडिक्ट कर सके। बहरहाल अब यहाँ पर आपको बातचीत तो समझ में आ गई होगी कि ये सारा का सारा गेम खेला गया था कादियानियों की तरफ से, फौज के अंदर कादियानी एलिमेंट की तरफ से, और उसके बाद खेला गया था प्रो वेस्ट लिबरल जमातों की तरफ से, जिसमें पीपल्स पार्टी फ्रंट से लीड कर रही है, और उसके बाद आ गई आपकी अमेरिका। सो ये है वो पूरा का पूरा सिनेरियो। अब आप इसमें देखें कि आईएसआई ने कैसे डिच कर दिया मुस्लिम लीग नून को पंजाब असेंबली के हवाले से। यहाँ पर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस भी हो गया, पंजाब असेंबली के अंदर चौधरी परवेज इलाही जीत भी गया, और मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट करने के लिए आसिफ जरदारी भी आया था। अब यहाँ पर पता है कुछ लोग क्या कह रहे हैं कि आईएसआई न्यूट्रल हो गई थी, आईएसआई को जनरल आसिम मुनीर ने न्यूट्रल कर दिया। जनरल आसिम मुनीर ने फौज की सपोर्ट ही नहीं दी पीडीएम की जमातों को। सरासर झूठ, बकवास, ड्रामा। जनरल आसिम मुनीर ने सपोर्ट दी, बिल्कुल दी। इनके लिए भीख मांगता फिर रहा है पूरी दुनिया के अंदर पैसे लेने के लिए, इसमें किसी को कोई शक नहीं रहना चाहिए। इसके अलावा दूसरी चीज बता दूं, आईएसआई के सेक्टर कमांडर ने बिल्कुल सपोर्ट की पीडीएम की जमातों की। मसला यह था कि सिचुएशन इतनी अनप्रेडिक्टेबल हो चुकी थी कि इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन को भी समझ में नहीं आया कि इसके ऊपर रिएक्ट कैसे किया जा सके। मतलब इमरान खान काट देम सरप्राइजिंगली। इमरान खान ने इनको अचानक से ऐसे घेर लिया कि इनकी नींदें ही हराम हो गई। अब इस पूरे के पूरे डैमेज को कवर अप करने के लिए, ये बताने के लिए कि एस्टेब्लिशमेंट अब भी पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के अंदर रिलेवेंट है, एस्टेब्लिशमेंट का फैक्टर पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के अंदर मैटर करता है, ये कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो गई। और इसमें कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है सबसे ज्यादा? साबिर शाकिर। साबिर शाकिर बकवास कर रहा है, बिल्कुल घटिया बातें कर रहा है, इसका दिमाग घास चरने गया हुआ है। ये समझ रहा है कि ये जो जंग एस्टेब्लिशमेंट ने पीटीआई के ऊपर मुसल्लत की, पाकिस्तानी अवाम के ऊपर मुसल्लत की, ये जंग हमने शुरू नहीं की थी। यहाँ पर बात वाज़ेह रहनी चाहिए, ये जंग पीटीआई ने शुरू नहीं की थी। हालांकि पीटीआई के पास बहुत सारे लोग गए थे कि आपको एस्टेब्लिशमेंट से दूर रहना चाहिए, एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर जंग मुसल्लत करनी चाहिए। पीटीआई ने जंग शुरू नहीं की थी, एस्टेब्लिशमेंट ने पीटीआई के ऊपर जंग शुरू की थी। और अब जब एस्टेब्लिशमेंट को इतनी बड़ी हैरत अंगेज शिकस्त मिली है, जिससे यह पता चल रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट का पॉलिटिकल फेस कम होता जा रहा है, पॉलिटिकल फुटप्रिंट पाकिस्तान के अंदर कम होता जा रहा है, एस्टेब्लिशमेंट आने वाले दिनों के अंदर पाकिस्तान के अंदर एक डिसाइसिव पॉलिटिकल प्लेयर नहीं रहेगा, तब साबिर शाकिर क्या कर रहा है? इनको फेस सेविंग दे रहा है, इनको कवर अप दे रहा है कि ये लोगों ने खुद ही सोच लिया था कि हमने न्यूट्रल नहीं रहना। जनरल आसिम मुनीर ने कहा था। सरासर झूठ, बकवास, ड्रामा। किसी को इस बात के ऊपर यकीन नहीं करना चाहिए, ना ये बात यकीन करने के लायक है। ये लोग जब जीत जाते हैं तब कहते हैं कि हम लोग बड़े रिलेवेंट है, और जब हार जाते हैं तो हम तो न्यूट्रल थे। ये सरासर ड्रामा है। इसमें मैं साबिर शाकिर की कुछ पॉइंटों को बड़ा क्लियरली बता दूं। पहली चीज, हमने एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर जंग नहीं लगाई थी, एस्टेब्लिशमेंट ने अटैक किया था पीटीआई के ऊपर। दूसरी चीज, पीटीआई और एस्टेब्लिशमेंट का अलायंस नामुमकिन है, क्योंकि जो विजन पीटीआई रखती है, जो पॉलिसीज पीटीआई फ्यूचर के हवाले से रखती है, उसमें 3-4 चीजों की कोई जरूरत नहीं होगी। सबसे पहली चीज, ये जो नेशनल कमांड अथॉरिटी की बात करते हैं, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की बात करते हैं, नेशनल पॉलिटिकल कंसेंसस की बात करते हैं, ये एस्टेब्लिशमेंट इसीलिए बात करती है क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट का पॉलिटिकल क्लाउड कम होता जा रहा है पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के अंदर। फिर ये कहते हैं कि एक इंस्टीट्यूशनल वे हो जिसके थ्रू हम प्राइम मिनिस्टर को ब्लैकमेल कर सके और प्राइम मिनिस्टर की अथॉरिटी को एक्सरसाइज कर सके। यहाँ पर आपको कुछ बातें एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से समझनी पड़ेंगी क्लियरली। पहली चीज, एस्टेब्लिशमेंट इब्लीस है, शैतान है, मुनाफिक है, किसी काम का नहीं है। एस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट को कभी सर्व ही नहीं किया। एस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तानी पॉलिटिकल विल को कभी सर्व ही नहीं किया। एस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक विजन को कभी सर्व ही नहीं किया। एस्टेब्लिशमेंट ने सर्व किसको किया? एस्टेब्लिशमेंट ने शख्सियात को सर्व किया। उनके जो आर्मी चीफ बन जाते थे, उनकी जो पॉलिटिकल विशेष होती थी, जो कि पर्सनल विशेष होती थी आर्मी चीफ की, उनको सर्व किया। पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक डायमेंशन को सपोर्ट नहीं किया, पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट को सपोर्ट नहीं किया, पीपुल्स विल को सपोर्ट नहीं किया। सो इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन के साथ पीटीआई का किस तरह से अलायंस बनेगा और किस बात के ऊपर इनके साथ अंडरस्टैंडिंग होगी? हमारे जो फ्यूचर ऑब्जेक्टिव्स है, जो फ्यूचर विजन है पाकिस्तान के हवाले से, वो एक प्रो डेमोक्रेटिक विजन है, वो
एक हाइब्रिड विजन तो नहीं है ना, तो इनके साथ कैसे बातचीत होगी, इनके साथ किस बात के ऊपर सुलह होगी? इनके साथ इस बात के ऊपर एग्रीमेंट हो सकता है कि ये अपने करप्ट लोगों को सजाएं दे और ये अपनी हैसियत पाकिस्तान के अंदर कम करे। इन लोगों ने जहां पर भी अपने बंदे प्लांट किए हुए हैं, इंटीरियर मिनिस्ट्री के अंदर 17 से 18 जनरल बिठे हुए हैं, उनको बाहर निकाले, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से बाहर निकाले, आईएसआई को खाली करे, आईएसआई सिविलियन के अंदर जाने दे। इस चीज के ऊपर बात हो सकती है, बाकी इस चीज के ऊपर बात नहीं हो सकती कि एक नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल बनाएंगे जिसमें एस्टेब्लिशमेंट के मेंबर होंगे, जो पार्लियामेंट को बाईपास करेगी, जो प्राइम मिनिस्टर को डिक्टेट करेगी कि प्राइम मिनिस्टर ने ये पॉलिसी लेनी है और जनरल्स ही इनडायरेक्टली मुल्क को चलाएंगे। एक हाइब्रिड रिजीम, ये है एस्टेब्लिशमेंट का पॉलिटिकल विजन पाकिस्तान के हवाले से। 70 साल से इनका दिमाग खराब हुआ है। क्या ये दोबारा से यही एक्सपेरिमेंट पाकिस्तान के अंदर करना चाहते हैं? और देखे इल्ला माशाल्लाह सपोर्ट कौन कर रहा है? साबिर शाकिर। यार ये लोग पागल हो चुके हैं। एस्टेब्लिशमेंट ने कभी ब्रॉड स्ट्रेटेजिक विजन बनाया ही नहीं, ना उसको सपोर्ट किया है। एस्टेब्लिशमेंट ने हमेशा नैरो विजन, पर्सनैलिटी ओरिएंटेड विजन को सपोर्ट किया है, जिसकी वजह से तो पाकिस्तान यहाँ पर पहुंचा हुआ है। और ये क्या कह रहे हैं कि इकोनॉमी की ऐसी सूरत हाल नहीं है कि इलेक्शन करवा दिया जाए। मतलब ये है कि एक टेक्नोक्रेट सिस्टम आ जाए। टेक्नोक्रेट सिस्टम मतलब डायरेक्टली आर्मी दोबारा से इक्तदार में आ जाए और आर्मी मार्शल लॉ भी ना लगाए, टेक्नोक्रेट सिस्टम आ जाए। उसके बाद आर्मी दोबारा से मुल्क को चलाना शुरू करे और उसके बाद इमरान खान के ऊपर केसेस चलाए, इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करवाए, इमरान खान के साथ ये करे वो करे। ये भी एक तमाशा है। एक तमाशा इनका ये है कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल बनाओ जिसमें 5 जनरल बैठेंगे, वो प्राइम मिनिस्टर को डिक्टेट करेंगे कि प्राइम मिनिस्टर ये करेगा, पार्लियामेंट की कोई जरूरत नहीं है। दूसरा तमाशा ये है कि टेक्नोक्रेट सिस्टम बताओ और टेक्नोक्रेट सिस्टम ही हम चलाएंगे और उसके बाद हम मुल्क की मैशत को ठीक करेंगे। ये सरासर ड्रामा है। सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट का मकसद ये है कि पावर को कैसे कंट्रोल में रखा जा सके, पावर को इमरान खान से दूर कैसे रखा जा सके। एस्टेब्लिशमेंट का ना स्ट्रेटेजिक विजन है, ना इकोनॉमिक विजन है, कुछ भी विजन नहीं है। अगर विजन होता तो 70 साल में मुल्क यहां पर पहुंचता, ऑपरेशन रिजीम चेंज करवाते। एस्टेब्लिशमेंट का एक ही विजन है कि पाकिस्तान के अंदर पावर को ज्यादा से ज्यादा कैसे एक्सरसाइज किया जा सके और पावर के ऊपर एस्टेब्लिशमेंट का कंट्रोल कैसे मेंटेन किया जा सके, जो कि श्रिंक हो रहा है, जो कि कम हो रहा है। इमरान खान के जूतों के बाद एस्टेब्लिशमेंट की ताकत धीरे धीरे कम होती जा रही है पाकिस्तानी सोसाइटी के अंदर। ये वो चीज है जिसकी वजह से एस्टेब्लिशमेंट डरी हुई है। और साबिर शाकिर क्या कह रहा है? एक निगोसिएशन करते हैं। अब इनको जूते पड़े तो ये निगोसिएशन टेबल के ऊपर आ रहे हैं। पहले तो बड़े अकड़ के कह रहे थे कि हमने रेड क्रॉस लगा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया है। मैंने पहले कहा था आईएसआई बैड कॉप है, गुड कॉप जनरल आसिम मुनीर है। जब बैड कॉप फेल हो जाएगा तो जनरल आसिम मुनीर निगोसिएशन टेबल के ऊपर आएगा और बातचीत करने की कोशिश करेगा। मैं यहाँ पर बुनियादी तौर के ऊपर 3-4 चीजें बता दूं जिन बातों के ऊपर एस्टेब्लिशमेंट के साथ समझौता हो सकता है। इसके अलावा किसी भी बात के ऊपर एस्टेब्लिशमेंट के साथ समझौता वगैरह नहीं हो सकता। वो बात यह है कि एस्टेब्लिशमेंट अपना फुटप्रिंट पाकिस्तानी सोसाइटी से, पाकिस्तानी पॉलिटिक्स से कम करेगी। आईएसआई एक सिविलियन इंस्टीट्यूशन बनेगा, 10 कोर एक नेशनल गार्ड बनेगी और 10 कोर को जो हेड करेगा वो प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करेगा। कोर कमांडर जितने भी होंगे वो प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करेगा। आर्मी चीफ को ड्यूरिंग इट्स टेन्योर प्राइम मिनिस्टर से कर सकता है। जितनी भी फौज के अंदर प्रमोशंस होगी वो प्राइम मिनिस्टर करेगा। पूरी की पूरी आर्मी के बजट का ऑडिट होगा, पिछले 10 सालों का, पिछले 20 सालों का ऑडिट होगा। वो सारी की सारी रिपोर्ट पार्लियामेंट में जमा होगी। पार्लियामेंट जब चाहे किसी भी जनरल, कैप्टन, मेजर सबको बुलाकर उनसे डेटा ले सकती है, उनको एनालाइज कर सकती है, उनको क्वेश्चन कर सकती है। ये वो चीजें हैं जिनके ऊपर अब बात होगी। ये बात नहीं होगी कि एस्टेब्लिशमेंट को पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में कैसे इंट्रेंच करना है, इनको कैसे लीगल स्पेस देना है, इनको कैसे मतलब कवर देना है, इनको पॉलिटिकल स्पेस देना है पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के अंदर। इनके लिए नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल बनानी है ताकि इनको पॉलिटिकल लेजिटिमेसी मिले। कोई बात नहीं होगी। यहाँ पर ये म्यांमार की मिसाल बनाना चाहते हैं। म्यांमार के अंदर क्या है? पार्लियामेंट के अंदर आधी सीटें फौजों के लिए रखी हुई है कि फौजी ही पार्लियामेंट के अंदर बैठेंगे। ये निजाम बनाना चाहते हैं पाकिस्तान के अंदर। क्या ड्रामेबाजी है ये? 1 इंच भी पॉलिटिकल स्पेस एस्टेब्लिशमेंट को नहीं देना। इसीलिए मैं बार बार इस बात के ऊपर आ रहा हूं कि पंजाब की बैटल एस्टेब्लिशमेंट हार चुकी है, केपीके की बैटल एस्टेब्लिशमेंट हार चुकी है। अब एस्टेब्लिशमेंट का जो लास्ट फ्रंट बचा हुआ है वो बलोचिस्तान है, वो सिंध है। इसीलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि इमरान खान को अब कंसंट्रेशन करनी चाहिए सिंध के अंदर और बलूचिस्तान के अंदर। यहां पर अगर हमने एस्टेब्लिशमेंट को 2023 की इलेक्शन में शिकस्त दे दी और शिकस्त फास्ट दे दी तो एस्टेब्लिशमेंट का कला कमा हो जाएगा, एस्टेब्लिशमेंट की धज्जियां उड़ जाएंगी। फिर एस्टेब्लिशमेंट के पास लास्ट ऑप्शन ये बचेगा कि एस्टेब्लिशमेंट मार्शल लॉ लगा दे। उससे भी बचने के लिए पीटीआई को एक आर्म्ड फोर्स नई बनानी पड़ेगी और वो सिविलियन नेशनल गार्ड्स होंगे जो कि पाकिस्तान आर्मी को काउंटर करेंगे अगर पाकिस्तान आर्मी मार्शल लॉ लगाने की कोशिश करेगी। ये कोई शॉर्ट बैटल नहीं है कि पंजाब असेंबली जीतने के बाद ये खत्म हो जाएगी। ये एक लॉन्ग वॉर है। ये तकरीबन 5 से 10 साल लंबी चलने वाली जंग है। इसमें हमने 3-4 चीजों को कॉन्कर करना है। इसमें हमने जमहूरी तौर से पंजाब को कॉन्कर करना है, बलूचिस्तान को कॉन्कर करना है, सिंध को कॉन्कर करना है, उसके बाद हमने आईएसआई को कॉन्कर करना है, उसके बाद हमने जीएचक्यू को कॉन्कर करना है। ये है हमारे रियल टर्म ऑब्जेक्टिव्स। एस्टेब्लिशमेंट का कोई भी विजन एक्सेप्टेबल नहीं है पाकिस्तान
पाकिस्तान के हवाले से। उनका कोई पीस डायलॉग, कोई ऑफर एक्सेप्टेबल नहीं है, उनकी कोई हैसियत नहीं होगी पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के अंदर, फ्यूचर में एस्टेब्लिशमेंट की कोई हैसियत नहीं होगी। ये वो चीज है जिसके ऊपर बात होगी, और इसके ऊपर यह बात हो सकती है कि क्या एस्टेब्लिशमेंट विलिंगली अपनी मर्जी से ये सारा का सारा स्पेस छोड़ना चाहती है। अगर वो विलिंगली नहीं छोड़ना चाहती तो जूते मार मार के एस्टेब्लिशमेंट को पाकिस्तानी पॉलिटिक्स से बाहर निकालना है। अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।